सीरीज खिज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, पार्ट 3। मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। लेकिन पुलिस इतनी अहमक नहीं थी। पुलिस ने नजमी के शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्कूल वाले इस बंगले को नोट कर लिया था और खुफिया तौर पर तहकीकात करना चाहती थी कि मुश्तबा पाकिस्तानी यहाँ किससे मिलने आया था। इलाके का मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर मंजरेकर जानता था कि उस बंगले में बदनाम शोहरत की मालिक लक्की बाई अड्डा चलाती है। इंस्पेक्टर का लक्की बाई के यहाँ महाना लगा हुआ था। महाना अपनी जगह था, लेकिन मंजरेकर एक हकीकत शनास पुलिस इंस्पेक्टर भी था और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि अगर ऊपर अफसरों को इल्म हो गया कि मुश्तबा पाकिस्तानी मुल्जिम का लक्की बाई के डेरे से कुछ ताल्लुक या राब्ता है, तो बात ना सिर्फ ये कि मंजरेकर के हाथ से निकल जाएगी, बल्कि उसका पोल भी खुल जाएगा। जिस वक्त पुलिस स्टेशन के कमरे में मरहटा इंस्पेक्टर मंजरेकर ये सब कुछ सोच रहा था, तो नदीम उस हालत में सामने स्टूल पर बैठा था कि उसके सारे कपड़े उतरवा दिए गए थे और एक आदमी नायलॉन की रस्सी हाथ में लिए उसके पीछे खड़ा था। मंजरेकर सामने कुर्सी पर बैठा फुल वर्दी में मलबूस था और रिवॉल्वर उसकी पेटी से लगा हुआ था। यह हकीकत मंजरेकर को मालूम हो चुकी थी कि नदीम मुसलमान है। वैसे भी नदीम ने मंजरेकर से कुछ नहीं छुपाया था। उसने नजमी का नाम नहीं लिया था और कहा था कि वो लाहौर का रहने वाला है। जायरीन की जमात के साथ दिल्ली आया और वहां से सैर करने के लिए कलकत्ते आ गया था, क्योंकि उसने कलकत्ते की बड़ी तारीफें सुन रखी थी। मंजरेकर ने नदीम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम उस बंगले पर किससे मिलने गए थे? नदीम ने जवाब दिया, मैं उस बंगले पर किसी से मिलने नहीं गया था। मैं चूंकि अजनबी था, ये सोचकर उस कच्ची सड़क पर चल निकला कि वो आगे किसी बड़ी सड़क पर जाकर मिल जाएगी, मगर मालूम हुआ कि आगे बंगला आ गया और सड़क बंद हो गई। मैं वापस जाने की सोच रहा था कि आपके सिपाहियों ने मुझे दबोच लिया और यहाँ ले आए। मंजरेकर मुस्कुराने लगा, तुम मुझे बहुत शरीफ नौजवान लगते हो। मैं तुम्हारे बयान पर यकीन करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात बता दो, यहाँ कलकत्ते में तुम्हारे दूसरे साथी कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ हैं? नदीम का मुंह खुले का खुला रह गया। जिस बात का उसे खदशा था वो दुरुस्त साबित हो रही थी। नदीम को पाकिस्तानी जासूस समझा जा रहा था, जिसका मतलब था कि उसके किसी बयान को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जाएगा और तशद्दुद और नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों का दरवाजा खुलने वाला था। नदीम ने भारत में से बदकिस्मत नौजवानों के अंदोनाक वाकयात सुन रखे, जो बाकायदा वीजा लेकर भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए और भारतीय पुलिस ने जरा से शुबे में उन्हें पकड़कर बंद कर दिया और फिर उनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता। मैं तो पहली बार भारत आया हूँ। सिर्फ कलकत्ता देखने का शौक मुझे यहाँ खींच लाया, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मंजरेकर ने सांस भरा। नदीम के पीछे खड़े हट्टे कट्टे खुफिया पुलिस वाले हिंदू की तरफ देखा और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। खुफिया पुलिस वाले हिंदू ने पलक झपकते में नायलॉन की रस्सी नदीम की गर्दन में डालकर फुर्ती से ऐसा बल दिया कि नदीम की आंखें बाहर निकल आईं और हलक से ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे कोई बकरा ज़िबा किया जा रहा हो। मंजरेकर ने हिंदू सिपाही को गाली देकर कहा, पाकिस्तानी की आवाज क्यों पैदा हो रही है? हिंदू सिपाही ने रस्सी को मजीद दूसरा बल दे दिया। अब नदीम की बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, मगर आंखें बाहर को मजीद उबल पड़ी थी और चेहरे की रगें सुर्ख होकर ऐसे फूल गई जैसे अभी फट पड़ेंगी। मंजरेकर ने सिगरेट का जलता हुआ सिरा नदीम की गर्दन पर रख दिया। नदीम उछलकर स्टूल से नीचे गिर पड़ा। अब मंजरेकर ने नदीम को ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन से रस्सी वैसी ही पड़ी थी और सिपाही उसके पीछे फर्श पर बैठ गया। नदीम के जिस्म जैसे अंगारों पर तड़प रहा था। मंजरेकर के हुक्म पर नदीम को दूसरे कमरे यानी दूसरे अकूबत खाने में ले जाया गया। यहाँ उसे लकड़ी के एक शिकंजे में इस तरह कस दिया गया कि उसके हाथ और पाँव में रस्सियां बंधी थी और रस्सियां उसे दोनों तरफ से खींच रही थी। नदीम की चीखें निकल गईं। मंजरेकर ने इशारा किया। सिपाही ने लकड़ी के पहिए पर हाथ रोक लिया। इंस्पेक्टर नदीम के मुंह के करीब कुर्सी ले आया और सिपाही ने उसके हुक्म पर पहिए को पीछे घुमाया। रस्सियां ढीली हो गईं। नदीम के बाजुओं और टांगों की खिंची हुई हड्डियां अपनी जगह पर आ गईं। मंजरेकर ने नदीम से कहा, दूसरों की खातिर क्यों तकलीफ उठाते हो? मुझे तुम उनके सिर्फ नाम और ठिकाने बता दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। हम तुम्हारा जिक्र तक नहीं करेंगे। मैं ना सिर्फ ये कि तुम्हें आजाद कर दूंगा, बल्कि अपने आदमी की हिफाजत में तुम्हें दिल्ली तुम्हारी पार्टी के पास पहुंचा दूंगा। नदीम की हड्डी हड्डी दुख रही थी। उसका जिस्म अकड़ गया था। वो अपने हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिला सकता था। उसने डूबती हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं जासूस नहीं हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। नदीम की आवाज डूबती चली गई और फिर वो बेहोश हो गया।
मांजरेकर ने दिल्ली के इलाके के पुलिस स्टेशन फोन करके तमाम सूरत हाल मालूम कर ली थी। उसे बताया गया था कि ज़ायरीन की जमात में नदीम नाम का एक नौजवान गायब है और ज़ायरीन अपने तौर पर उसे तलाश कर रहे हैं और परेशान भी हैं। मांजरेकर ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में खुफिया पुलिस के आईजी से राब्ता कायम किया और उसे बताया कि ज़ायरीन की जमात में एक पाकिस्तानी जासूस भी आया था जिसको हमने कलकत्ते में गिरफ्तार कर लिया है। जब तक हमें उससे मुफीद मालूमात हासिल नहीं हो जाती हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, मगर ज़ायरीन की पार्टी 3 रोज बाद वापस जाने वाली है। आईजी इंटेलिजेंस ने मरहटे इंस्पेक्टर को फोन पर हुक्म दिया, पाकिस्तानी जासूस को दिल्ली पहुंचा दिया जाए, यहाँ वो जिसके पास आया था उसको भी गिरफ्तार कर लो, पाकिस्तानी एजेंट से पूछकर हम करेंगे। मांजरेकर ने यस सर कहकर फोन बंद कर दिया। दूसरे रोज शाम की गाड़ी में नदीम को सिक्योरिटी की एक पूरी गार्ड लेकर दिल्ली में रवाना कर दिया गया। नदीम पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि उसे बिल्कुल होश नहीं था कि उसे कहां से कहां ले जाया जा रहा है। दिल्ली इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की इमारत का एक तहखाना नदीम का मुंतजर था। यहाँ सिर्फ फर्श पर एक मैली कुचैली दरी बिछी हुई थी और छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। नदीम को यहाँ फेंक दिया गया। आईजी इंटेलिजेंस मल्होत्रा के हुक्म पर नदीम की 3 दिन तक देखभाल की गई। उसे अच्छा खाना और तिब्बी इमदाद दी गई। चौथे रोज जब नदीम अपने होशावास में वापस आ चुका था तो एक सिख इंस्पेक्टर आम कपड़ों में तहखाने में दाखिल हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। नदीम के पास चारपाई पर वो बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से पंजाबी में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, तुम्हें खामखा लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हारी तो शक्ल बता रही है कि तुम जासूस नहीं हो। नदीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने भर्राई आवाज में कहा, सरदार जी, इन लोगों ने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया है। मैं जासूस नहीं हूँ जी, मैं तो दिल्ली से कलकत्ता शहर देखने चला आया था, बस यही मेरा कसूर है। सिख इंस्पेक्टर भारी भरकम था और उसने निस्वारी रंग की पगड़ी और वास्कट के नीचे नीले रंग की पतलून पहनी थी। उसने नदीम को तसल्ली दी और कहा, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखते ही मालूम हो गया था कि तुम जासूस नहीं हो, खामखा फंसा लिया गया तुम्हें। तुमसे पहले भी यहाँ एक पाकिस्तानी नौजवान आया था, उसको भी अय्यार लोगों ने अपने जाल में उलझा लिया था, मगर हमने उसे फौरन छोड़ दिया, बल्कि उसे बॉर्डर भी क्रॉस करवा दिया था। उसने हमें अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दिए थे, पर कसम है वाहेगुरु की कि हमने किसी को आज तक उसका नाम नहीं बताया। मैं भी तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। पर सरदार जी, मेरा तो किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे किसी ने अपने जाल में नहीं फंसाया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इंस्पेक्टर मुस्कुराता रहा। उसने नदीम के शाने को आहिस्ता से थपथपाया और उठकर चला गया। नदीम ने ठंडा सांस भरकर सर झुका लिया। वो किस मुसीबत में फंस गया था। उसने अपना सर खुदा के हुजूर झुका दिया और आंखों में आंसू भरकर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं तुझसे हाथ बांधकर माफी की भीख मांगता हूँ। नदीम देर तक रोते रोते खुदा के हुजूर दुआएं मांगता रहा। रात को उसे बड़ा मुरक्कन खाना दिया गया। नदीम को उसे हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि आज उसे मुरक्कन खाना दिया जा रहा है और कल खुदा जाने उसका क्या हाल होगा। उसने खाना खा लिया और चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। उसे अपने माँ बाप और बहन का ख्याल आ गया। उसकी पार्टी वापस जाने वाली होगी। जब वो उस पार्टी के साथ वतन वापस नहीं पहुंचेगा तो उसके माँ बाप और बहन का जो हाल होगा उसका नदीम बखूबी अंदाजा कर सकता था। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि वो एक ऐसे दलदली गड्ढे में गिर गया है कि जहां से उसका बाहर निकलना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है। फिर उसे नजमी का ख्याल आ गया। नजमी के साथ नदीम ने जुल्म किया था कि उसे घर से भगाकर कराची ले गया। नजमी ने सिर्फ उसकी मोहब्बत में आकर ऐसा किया था, लेकिन अगर नदीम उसे मजबूर ना करता तो वो कभी घर से बाहर कदम ना रखती। कुदरत अब नदीम से उस जुल्म का बदला ले रही थी। नदीम ने लेटे लेटे आंखें बंद करके हाथ बांध लिए और एक बार फिर कपकपाते होठों और आंसू भरी आंख पलकों के साथ खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। उस पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। 3 दिन की देखभाल और अच्छी खुराक ने उसे काफी हद तक सेहतमंद कर दिया था। उसने अपना आप नींद की आगोश में डाल दिया था। वो बमुश्किल 2-3 मिनट ही सोया होगा कि किसी ने झंझोड़ कर उसे जगा दिया। उसके कानों में आवाज आई, चलो बाऊजी, तुमसे तुम्हारा बाप मिलने आया लाहौर से। नदीम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके सामने फूली हुई मूछों वाला एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नदीम समझ गया कि तशद्दुद का नया मरहला शुरू होने वाला है। उसका वालिद लाहौर से यहाँ कैसे आ सकता था। उसने सर झुका लिया। लंबे तड़ंगे आदमी ने उसे बाजू से पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। फिर वो उसे साथ वाले तहखाने में ले आया। यहाँ एक कमजोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। दीवार के साथ लोहे की कुर्सी लगी हुई थी। फर्श के वस्त में लकड़ी का एक पुराना स्टूल पड़ा था और उसके ऊपर छत के कुंडे के साथ एक रस्सा लटक रहा था।
ندیم کو یہ तहखाना फांसी घर लगा। वो सहमी हुई नजरों से रस्से को तकने लगा। यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ, अभी तुम्हारा बाप आकर तुमसे मिलता है, मूंछों वाले आदमी ने कहा। वो दरवाजा बंद करके चला गया। नदीम का जिस्म ठंडा होने लगा था। इस किस्म के हालात से पहली बार उसका पाला पड़ रहा था। उसका जहन सस्ताने लगा, हाथ पांव जैसे सुन हो गए। वो फर्श पर बैठ गया। उसके पीछे दरवाजा बंद था। दरवाजा खुला और उसे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। नदीम ने बेकसी के आलम में गर्दन घुमाकर आहिस्ता से पीछे देखा। आगे आगे पुलिस के हवलदार की वर्दी में मलबूस एक नाटे कद का अधेड़ उम्र आदमी था और उसके पीछे दो आदमी थे जो पांव से नंगे थे और जिनके चेहरों से संगदिली और दरिंदगी टपक रही थी। हवलदार लोहे की कुर्सी दीवार से जरा आगे खींचकर उस पर बैठ गया। दोनों जल्लाद स्टूल के पास खड़े हो गए। नदीम से रहा ना गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छा है, मुझे एक ही बार फांसी क्यों ना दे दो, इस अजाब से तो निजात मिल जाएगी। अधेड़ उम्र हवलदार के हाथ में बैत था जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने पर मार रहा था। उसने सपाट लहजे में कहा, फांसी तो हम उसको देते हैं जो हमारा दुश्मन हो। हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। दुश्मन वो है जो तुम्हें दौलत का लालच देकर यहाँ लाए हैं। हम तो सिर्फ इन्हें पकड़ना चाहते हैं। फिर वो उठा। एक जल्लाद ने लोहे की कुर्सी उठाई और जहां नदीम जमीन पर बैठा था उसके करीब लाकर रख दी। अधेड़ उम्र हवलदार उस पर बैठ गया और उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर नदीम को दिया। लो, सिगरेट पियो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहते। ये रस्सा तो हमने उन लोगों के लिए लटका रखा है जिन्होंने तुम्हें धोखा देकर कलकत्ते बुलाया था। नदीम ने सिगरेट का पैकेट वापस कर दिया और बेबसी से कहने लगा, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ। मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। आखिरी जुमला उसके मुंह में ही था कि हवलदार ने नदीम की कमर पर इतने जोर से बैत की ज़रब लगाई कि उसकी चीखें निकल गईं और वो फर्श पर दर्द की शिद्दत के मारे तड़पने लगा। हवलदार उस पर बैत बरसाने लगा। नदीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ जोड़कर बोला, मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो मुझे। हवलदार एक मकरू अफरियत की तरह उसके सर पे खड़ा हाँप रहा था। उसने अपनी बैत खींच ली और अपने आदमियों को इशारा करके कुर्सी पर बैठ गया। उसका सांस फूल गया था। दोनों जल्लादों ने नदीम के दोनों पांव रस्से से बांधे, दूसरी तरफ से रस्सा खींचा और नदीम छत के साथ उल्टा लटक गया। ये अजियत 15-20 मिनट तक जारी रही। नदीम का सारा खून उसकी आंखों और चेहरे पर जमा हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके जिस्म का सारा खून उसकी आंखों के रास्ते बहने वाला है। उसे अपनी बीनाई गायब होती महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और खुदा से मौत की दुआएं मांगने लगा। अब हवलदार कुर्सी से उठा और नदीम की टांगों पर बैत की ज़रबात लगानी शुरू कर दी। नदीम के जिस्म में रूह जैसे फड़फड़ा रही थी। वो बाहर निकलने को बेताब थी। उसे हवलदार की आवाज सुनाई दी, अगर तुम हमें अपने साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हें अभी नीचे उतार देंगे। बताओ कौन है वो लोग, यहाँ उनका ठिकाना कहाँ है और तुम्हारा डेड स्पॉट कलकत्ता में किस जगह पर है। नदीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी गर्दन जैसे टूटने लगी थी। टांगों से सारा खून निकलकर उसके सर में जमा हो गया था, जिसकी वजह से उसे बैत की ज़रबों का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। उसके कानों में सीटियां बजने लगी। उसे हवलदार की आवाज भिनभिनाहट की तरह सुनाई दे रही थी। नदीम के बाजू कटी हुई शाखों की तरह फर्श की जानिब लटक रहे थे। हवलदार ने हाथ रोका और बोला, ये इस तरह नहीं बोलेगा, इसे धरती माता की गोद में डाल दो। फौरन उसे खोल दिया गया। नदीम कटे हुए दरख्त की तरह बेहिस्सो हरकत फर्श पे चित लेट गया। उसे अपना जिस्म लकड़ी की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। दोनों आदमियों ने उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे की जानिब घसीटा और साथ वाली कोठरी में ले आए। उस कोठरी के एन दरमियान में कब्र की तरह एक गड्ढा खुदा हुआ था, जिसके ऊपर लकड़ी का तख्ता डाल दिया गया था। उन्होंने तख्ता उठाकर एक तरफ रखा और नदीम को कब्र में गिरा दिया। नदीम एक लाश की तरह कब्र में गिर पड़ा। ऊपर से फौरन तख्ता लगाकर कब्र को बंद कर दिया गया। नदीम की आंखें खुली थी। कब्र में घुप अंधेरा छा गया। जिस्म का दौरान खून नॉर्मल हुआ तो नदीम ने महसूस किया कब्र इतनी तंग है कि वो अपनी टांगे नहीं फैला सकता। बड़ी मुश्किल से वो उठकर बैठ गया। कब्र में हब्स था। थोड़ी ही देर बाद नदीम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो मुंह खोलकर ऐसे तेज तेज सांस लेने लगा जैसे हाँफ गया हो। अब उस पर चींटियों ने हमला कर दिया। शायद इस कब्रनुमा गड्ढे में चीनी या गुड़ डाला हुआ था ताकि चींटियां उस पर आ जाएं। चींटियां नदीम की कमीज के अंदर पहुंच गईं और उसे बुरी तरह काटने लगी। वो उन्हें हाथ से एक जगह से मारता तो वो दूसरी जगह काटने लगती। गड्ढे में बेशुमार चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े मौजूद थे। ये अजाब नदीम की बर्दाश्त से बाहर था। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, उसने चीख चीख कर कहा।
मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आया। फिर उसे कदमों के बाहर जाने की आवाज सुनाई दी और कोठरी में सन्नाटा छा गया। चींटियों और कीड़े मकोड़ों के साथ उसकी जंग जारी थी। चींटियां खत्म होने में नहीं आती थी। वो उन्हें मसलने की कोशिश करता और वो ना जाने कहां से निकली चली आ रही थी। खुदा जाने कितनी देर के बाद नदीम चींटियों की काफी तादाद को कुचलने में कामयाब हो गया। अब उसे सिर्फ इक्का दुक्का चींटी ही काटती थी, मगर अब वो एक नए अजाब में मुब्तला हो चुका था। कब्रनुमा गड्ढे में तख्ते के एक बारीक सुराख से ताजा हवा की सिर्फ इतनी मिकदार अंदर आ रही थी कि नदीम के फेफड़े धोखनी की तरह चल रहे थे। कोई 2 घंटे बाद तख्ता ऊपर से उठ हटा। फिर उसे गड्ढे से बाहर निकाला गया। नदीम जमीन पर औंधा पड़ा अभी तक हाँफ रहा था। उसे इसी हालत में छोड़कर हवलदार और दोनों जल्लाद कोठरी को ताला लगाकर चले गए। दिल्ली इंटेलिजेंस के आईजी मल्होत्रा ने इस दौरान वजारत दाखिला से खुसूसी इजाजतनामा हासिल कर लिया था। उसने इस इजाजतनामे के हवाले से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ को हिदायत कर दी कि जायरीन की जो पार्टी वापस पाकिस्तान जा रही है उनमें से एक आदमी कम है और पार्टी से इस बारे में किसी किस्म की पूछगछ ना की जाए और ये जाहिर किया जाए कि जितने आदमियों की नफरी गई थी उतने ही पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। दूसरी जानिब नजमी की परेशानियों में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब इंस्पेक्टर मांजरेकर उससे मिलने लक्की बाई के खुफिया बंगले पर आया। नजमी यानी चंदा भी वहां मौजूद थी। नजमी का दिल कह रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। उसने इंस्पेक्टर के चेहरे से भांप लिया था कि वो किसी राज की बू पाने के लिए वहां आया है। लक्की बाई ने मामूल के मुताबिक मांजरेकर की आवभगत की, उसे चाय और रसगुल्ले पेश किए और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। नजमी तख्त पर लक्की बाई के साथ बैठी छालियां कुतर रही थी। ये तो हम आपको पहले ही बयान कर चुके हैं कि नजमी इस माहौल से मुताबिकत तो किसी सूरत में नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने वक्ती तौर पर अपने आप को लक्की बाई की मजमूम ख्वाहिशात के हवाले कर दिया था और दिल में ये अज़म लिए हुए थी कि वो इन तमाम मर्दों से इबरतनाक बदला लेगी जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया था। इनमें धूमल और हरिया बदमाश भी शामिल थे। मूछों वाला दरिंदा सिफत बदमाश मौजमदार भी था। खिजरपुर जेटी के क्वार्टर वाला रूपा बदमाश भी था जिसने उसे लक्की बाई के पास फरोख्त किया था और उसकी इज्जत से खेलता रहा था। नजमी के अंदर ही अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी, लावा खोल रहा था। ये आतिशफेशा लावा किसी मुनासिब मौके के इंतजार में था। नजमी को अब सबसे ज्यादा परेशानी नदीम की थी, जो कलकत्ता पहुंचने के बाद ना जाने कहाँ गायब हो गया था। वो उससे मिलने इस बंगले तक आया था, मगर उसके बाद खुदा जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। नजमी को शक था कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। उन दिनों भारतीय हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था कि हमसाया मुल्क से तकरीबकार आकर भारत में धमाके कर रहे हैं और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मांजरेकर की जुबानी मालूम होता रहता था कि पुलिस को चौकस कर दिया गया है और इन पाकिस्तानी तकरीब का जासूसों को पकड़ने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हरकत में आ गई है। मांजरेकर प्याली में चम्मच हिला रहा था। लक्की बाई उसके लिए पान लगा रही थी। नजमी ने चाय बनाकर लक्की बाई को दी। इंस्पेक्टर मांजरेकर ने चाय का घूंट भर के कहा, बाई जी, तुम्हारी चंदा तो चाय बनाने में उस्ताद हो गई है। लक्की बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदा तो अब खाना भी बड़ा अच्छा पकाने लगी है, कभी हमारे यहाँ खाने पे तो आइए। मांजरेकर ने जैसे लक्की बाई की कोई बात नहीं सुनी। वो मुसलसल नजमी को घूर रहा था। नजमी की छठी हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया कि कोई नई मुसीबत आने वाली है। वो अपना प्याला हाथ में थामे खामोशी से चाय पीने लगी। मांजरेकर ने लक्की बाई से कहा, लक्की बाई, अगर आज रात के लिए तुम्हारी चंदा को अपने साथ थाने ले जाऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। नजमी के हाथ में चाय की प्याली कांप गई। लक्की बाई का हाथ भी पान लपेटते लपेटते वहीं रुक गया। उसने खश्मगीन नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? चंदा का थाने में क्या काम? और फिर इस माह की रकम दूसरी तारीख को ही दे दी गई थी, फिर तुम इसे थाने क्यों लेकर जाओगे? इंस्पेक्टर मांजरेकर ने हाथ बुशर्ट की जेब में डाला और एक सरकारी हुक्मनामे की नकल सामने रखी। मुझे कुछ नहीं मालूम लक्की बाई, इसे पढ़ लो। ये आईजी पुलिस का हुक्मनामा है। उन्होंने चंदा को पुलिस स्टेशन बुलाया है। लक्की बाई का तो पारा चढ़ गया। उसने इंस्पेक्टर को सुनानी शुरू कर दी कि वो हर पुलिस वाले को महाना देती है, फिर उसे क्यों तंग किया जाता है। क्या अब दिल्ली के आईजी साहब का भी महाना लगा दूं? चलो यूं ही सही, उससे पूछो वो क्या लेगा, मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगी। इंस्पेक्टर मांजरेकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे की तरफ जाकर उसने आवाज दी। 4 मुसल्लह से पुलिस के सिपाही अंदर आ गए। लक्की बाई, मैं मजबूर हूँ, ये हमारे अफसर का हुक्म है, चंदा को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही नजमी की तरफ बढ़े। नजमी की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसकी नजरें मांजरेकर पर जमी हुई थी। उसने मौत की फहरिस्त में इंस्पेक्टर मांजरेकर का नाम भी लिख लिया। पुलिस नजमी को अपने साथ लेकर बाहर निकल गई।
یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔